देखिए बालकों, अगला टॉपिक है आपका अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल अध्यारोपण का सिद्धांत। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सबसे पहले इसके चित्र को केवल समझेंगे आप लोग, ठीक है। इस चित्र में यहाँ पर हमने ये बोला है कि कई सारे आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो ध्यान से देखिए, ये हमने एक बिंदु O सपोज कर रखा है। आप इसे मूल बिंदु के रूप में भी मान सकते हैं अगर एक्सिस के रूप में हमने इसको बनाया होता तब, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, स्थिर बिंदु आवेश है Q1। क्लियर है। इस Q1 आवेश पर ये जो Q2 आवेश है ये फोर्स लगा रहा होगा। Q1 अपने स्थान पर स्थिर है, Q2 भी स्थिर होता है, लेकिन Q2 इस Q1 पर किस ओर आवेश लगाएगा? समान आवेश है, प्रतिकर्षण करेगा। किस पर लग रहा है ये बल? Q1 पर लग रहा है, इसलिए हमने इसको मान लिया, इस फोर्स को मान लिया F12 वेक्टर। मतलब पहले आवेश पर लगने वाला बल और किसके कारण? दूसरे के कारण लगने वाला बल। हमने लिख दिया F12 वेक्टर। तीसरा आवेश यहाँ दिखा रखा है Q3। ये जो Q3 आवेश है ये इस Q1 वेक्टर पर इस प्रकार से आगे की ओर एक फोर्स कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा? क्योंकि उसी दिशा में फोर्स होता है। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश फोर्स होता है। पहली कंडीशन तो यही है। दूसरा, ये स्थिर है, ये भी स्थिर है। तो Q1 पर आवेश लग रहा है, एक ही पर तो आवेश मानेंगे, विभिन्न चार्जों द्वारा लग रहा है। तो Q3 द्वारा Q1 पर जो वो लगेगा बल, वो किसको लगेगा? F13 इस प्रकार से लगेगा। Q2 के कारण बल इधर लग रहा है, Q3 के कारण बल इधर लग रहा है। मान लेते हैं इसी प्रकार से हमने एक आवेश मान लिया कि Qnवां आवेश है। क्लियर है। n आवेश, nवां जो पॉइंट्स है इस पर आवेश कितना? Qn है। इस Qn के कारण इस Q1 पर लगने वाला बल किधर लगेगा? इस प्रकार से लगेगा, जिसे हम मान लेंगे F1n वेक्टर। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अनेक आवेशों के बीच बल, या कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। कई सारे चार्जेस द्वारा एक चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर हमें उसको ज्ञात करना है। किस पर चार्ज आवेश का बल कार्य कर रहा है? Q1 आवेश पर कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर एक जनरल इक्वेशन इसको बना देते हैं। आगे बताते हैं, उससे पहले पढ़ के बता देते हैं क्या लिखा है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना है तो उनमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कह रही है कि अगर ये जो आपके कई सारे चार्ज दिखाए गए हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है, कई सारे चार्जों से मिलकर एक सिस्टम बना हुआ है। तो एक आवेश पर जो लगने वाला फोर्स है, Q1 पर लगने वाला फोर्स, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, इसके कारण जो फोर्स लग रहा है, ये अन्य जितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग का मतलब जिसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि इसमें एक निकाय Q1, Q2, Q3, Qn आवेशों से मिलकर बना है। माना Q1 आवेश पर Q2, Q3 डैश डैश Qn आवेश द्वारा लगाए गए वैद्युत बल क्रमशः F12 वेक्टर, F13 वेक्टर डॉट डॉट F1n वेक्टर हैं। तब आवेश Q1 पर कार्यरत परिणामी बल, मतलब ये जितनी थ्योरी लिखी है ये चित्र के अनुसार इसकी थ्योरी लिख दी है, ठीक है। अब हमें Q1 आवेश पर कार्यरत बल चाहिए। देखिए कैसे लिखते हैं उसको। F1 वेक्टर Q1 है तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 दूसरे कारण बल,
तीसरे कारण F13 वेक्टर, तीसरे कारण पहले पर बल, F1n वेक्टर nवें आवेश के कारण लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल। क्लियर है? तो ये हो गई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, समीकरण नंबर 1। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए F1 की, तो कैसे निकालेंगे उसको समझना है। आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, ये चीज़ आपको तब पता होगी जब आपको इससे पहले वाला टॉपिक क्लियर याद होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि कूलाम के नियम का सदिश रूप। क्लियर है? कूलाम के नियम के सदिश रूप में हमने 2 इक्वेशंस बनाई थी, वो दोनों आपको याद होनी चाहिए। उसी से लिया गया, देखो आवेश Q2 के कारण Q1 पर वैद्युत बल, Q2 के कारण Q1 पर निकालना है। Q1 का मतलब F1, किसके कारण मतलब 2, F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब इंटू R21 का वेक्टर। ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप सैटरडे को पढ़ चुके हैं। चाहे तो पीछे एक बार देखिए कॉपी खोल कर। ये हमने आपको इक्वेशन निकलवाई थी, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 का होल क्यूब इंटू R12 वेक्टर। लेकिन ये किस पर था? दूसरे आवेश पर बल लग रहा था। एक हमने इक्वेशन आपको ये निकलवाई थी F12 वेक्टर मतलब पहले आवेश पर, दूसरे के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R21 का क्यूब इंटू R21। सेम यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का क्यूब बटे R इंटू R21 का वेक्टर। क्लियर है? इसी प्रकार अगर हम इसी प्रकार लिखेंगे Q3 Q4 डॉट 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 Q1 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। अब Q3 के कारण बल किस पर लगेगा? Q1 पर। तो समीकरण क्या बन जाएगी? F13 बन जाएगी इस चीज़ के अकॉर्डिंग। दूसरे के कारण पहले पर लग रहा था, ये तीसरे के कारण पहले पर लग रहा है। ये चीज़ इतनी ऐसी उतार देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1। Q2 के स्थान पर क्या जाएगा? Q3 आ जाएगा। R21 के स्थान पर क्या आ जाएगा? R31 आ जाएगा। यहाँ पर ही 21 के स्थान पर 31 आ जाएगा। इस प्रकार ये क्रम चलता रहेगा। F1n वेक्टर इज इक्वल टू n में आवेश के कारण लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn Rn1 का क्यूब इंटू Rn1 वेक्टर। अब अलग अलग हमने निकाल लिए। दूसरे के कारण प्रथम पर लगने वाला बल, तीसरे के कारण लगने वाला बल, nवें के कारण पहले वाले पर बल लगने वाला बल। तो अब सारे बलों को हम क्या कर देंगे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? सबको हमें जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लगा दी, अतः समीकरण 1 से सब सारी वैल्यू लगा देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F इसमें लगाएंगे, इस इक्वेशन में, समीकरण नंबर 1 में F12 F13 और F1n की वैल्यू लगा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 का वेक्टर प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R31 का क्यूब प्लस इंटू R31 प्लस डैश डैश 1/4 एप्सिलॉन नॉट Qn Rn1 का क्यूब इंटू Rn1। F1 वेक्टर ऐसे लिख देंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट लगा करके, इस चीज़ को कॉमन ले रखा है, बाकी चीज़ें क्या जाएंगी इसके अंदर बड़ी ब्रैकेट में जाएंगी। इस प्रकार हम पहले आवेश पर, किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण लगने वाले बल को ज्ञात कर सकते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है।